मैं दिवाली के खाने के लिए राधिका के घर पूरे 2 घंटे पहले पहुंच गई थी। रसोई में पहले से ही भरवा करेलों की बड़ी कढ़ाई चढ़ी हुई थी और शाही पुलाव दम पर था। मैंने बिना पूछे ही साइड डिशेस में हाथ बटाने के लिए आस्तीन चढ़ा ली। मेरी बेटी ने एक रात पहले मैसेज किया था, अगर एक जोड़ी हाथ और मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मैं उस न्योते के लिए सच में आभारी थी, बहुत ज्यादा आभारी। 67 की उम्र में अब मैं यही बनकर रह गई थी, अपनी ही बेटी के घर बुलाए जाने पर शुक्रगुजार। मुख्य दरवाजा खुला था, जैसा राधिका ने कहा था। मैं खुद ही अंदर चली आई, हाथ में शकरकंद की सब्जी का बड़ा बर्तन जो मैंने रात को बनाया था और सब्जी मंडी से लाई हुई ताज़ी हरी फलियां। घर में घी, मसालों और दालचीनी की मिलीजुली खुशबू फैली हुई थी, गरम, अपनापन देने वाली। ऐसी खुशबू जो काश सिर्फ नाक तक ही सीमित न रहती। पीछे से आवाजें आ रही थीं, रसोई से नहीं, उससे भी आगे, शायद स्टोर रूम या पार्किंग एरिया से। मैंने बर्तन काउंटर पे रखा और आवाज की तरफ बढ़ी, ये सोचकर कि उन्हें बता दूं कि मैं आ गई हूं। पार्किंग का दरवाजा थोड़ा खुला था, तभी मैंने अपनी छोटी बेटी किमाया की आवाज सुनी, बिल्कुल साफ। मतलब और कितने दिन रही जाएगी? लगभग 70 की तो है। किमाया, ऐसा मत कहो। ये राधिका थी। उसके लहजे में हैरानी नहीं थी, सिर्फ थकान थी। मैं वही कह रही हूं जो हम दोनों सोच रहे हैं। उसके बाद वो घर आधा आधा हमारा होगा, है ना? पापा भी यही चाहते। आगे बढ़ने से पहले, मैं हूं लीना, आपकी कहानी की नरेटर। मैं लाती हूं जिंदगी की ऐसी सीख देने वाली कहानियां जो हम में से ज्यादातर लोगों पर बीत चुकी हैं या फिर भविष्य में ऐसी ही घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और हिंदी रिवेंज स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बना रहे हैं जो जानते हैं कि जिंदगी के सबसे अच्छे चैप्टर किसी भी उम्र में शुरू हो सकते हैं। अब कहानी पर वापस आते हैं। मैं गलियारे में जड़ होकर खड़ी रह गई। मेरा हाथ अब भी दरवाजे की चौखट पर था। आजकल उसकी कीमत कितनी होगी? 4 करोड़, 4.5 करोड़? कम से कम 2-2 करोड़ तो मिल ही जाएंगे। राहत तो मिलेगी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द मेरे कानों में साफ उतर रहा था। मैंने सोचा है, उसने आगे कहा, रोहन और मैं आरव की सर्जरी के मेडिकल बिल चुका सकते हैं। तुम भी उस किराए के फ्लैट से निकलकर किसी ठीक जगह शिफ्ट हो जाओगी। बस वही। और वैसे भी अब उसे इतने बड़े घर की जरूरत कहाँ है? कुछ पल का सन्नाटा छा गया। फिर किमाया हंस पड़ी। याद है जब वो कहती थी कि वो वहीं रहेगी जब तक नींद में ना मर जाए, बिल्कुल पापा की तरह? कितना डरावना लगता था। राधिका ने लंबी सांस ली। लेकिन शायद यही सबसे अच्छा होगा, उसने कहा, जल्दी और शांति से। मेरा हाथ चौखट से फिसलकर नीचे गिर गया। मैं वहीं खड़ी रही, धीरे धीरे सांस लेती हुई, जैसे किसी ने मेरे सीने से हवा खींच ली हो। और सच में वैसा ही लगा। मैं अंदर नहीं गई, मैं रोई नहीं, मैं पलट कर नहीं लौटी। मैं चुपचाप रसोई में गई, हरी फलियां फ्रिज में रखी और उस पाई के आटे पर काम करने लगी जिसे राधिका ने काउंटर पर पिघलाने के लिए छोड़ा था। 20 मिनट बाद जब मेरी दोनों बेटियां पार्किंग से बाहर आईं कि माया अपने फोन पर किसी बात पर हंसती हुई, मैं शांत हाथों से बेलन चला रही थी। माँ, आप आ गईं? राधिका की हैरानी असली लगी। सुनाई नहीं, मैंने बिना ऊपर देखे कहा। अभी अभी आई हूँ, सोचा पाए बना ही लेती हूँ। दोनों ने एक एक करके मेरे गाल पर किस किया, वैसे ही जैसे बचपन से करती आई थी। किमाया से सिगरेट की हल्की सी गंध आ रही थी, जो वो समझती थी मुझे पता नहीं। राधिका का परफ्यूम हमेशा की तरह कुछ ज़्यादा ही तेज था। अगले 3 घंटे हम तीनों ने मिलकर 15 लोगों के लिए दावत तैयार की। मेरे हाथ अपने आप चलते रहे, आलू छीलना, अजवाइन काटना, ग्रेवी चलाना। मैं चुटकुलों पर हंसी, पोते पोतियों के बारे में पूछा, राधिका की नई किचन टाइल्स की तारीफ की, और उसी दौरान मैं योजनाएं बना रही थी। 35 साल रियल एस्टेट में काम करने का मतलब होता है लोगों को पढ़ना सीख जाना। आप समझ चाहते हैं कि लोग घर, पैसे और भविष्य के बारे में कैसे सोचते हैं, उन्हें क्या चलाता है और खुद को कैसे सुरक्षित रखना है। उस रात सफाई में मदद करने के बाद, सबको गले लगाने के बाद और किमाया के लव यू माँ कहने के बाद, बिना मेरी आंखों में देखे मैं अपनी गाड़ी से उस 4 बेडरूम वाले घर लौटी जिसे मैंने और अनिल ने 1982 में खरीदा था। मैं हर कमरे में धीरे धीरे चली। वो ड्राइंग रूम
जहाँ दिवाली की सुबह और जन्मदिन बीते थे, वो रसोई जहाँ 20 साल तक बच्चों के टिफ़िन बने, वो मास्टर बेडरूम जहाँ 5 साल पहले अनिल नींद में चला गया था, दिल का दौरा, आँख खुलने से पहले ही सब खत्म। वही घर जिसमें मैंने मरने का वादा किया था। मैंने अपने लिए अच्छी वाली रेड वाइन निकाली, वही बोतल जिसे मैंने और अनिल ने अपनी 40वीं सालगिरह के लिए बचाकर रखा था, जो कभी आई ही नहीं थी। मैं किचन टेबल पर बैठ गई, वही टेबल जहाँ बेटियों ने होमवर्क किया था, बारिश वाले रविवारों में लूडो खेला था, और जहाँ मेरी माँ की आखिरी बीमारी के वक्त अनिल ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। मैं गुस्से में नहीं थी, यही सबसे हैरानी की बात थी। मुझे लगा था धोखे और गुस्से से सीना जल उठेगा, जैसे अनिल के जाने पर हुआ था, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। मुझे 5 साल में पहली बार, शायद उससे भी ज़्यादा, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था, बिल्कुल साफ, कि मुझे क्या करना है। मैंने लैपटॉप खोला। अगली सुबह शुक्रवार को मैंने अपनी दोस्त सुनीता को फ़ोन किया, जो पहले मेरी ही रियल एस्टेट कंपनी में थी। 5 साल पहले उसने सीनियर सिटीजन्स के साथ काम शुरू किया था, डाउनसाइजिंग, रिटायरमेंट हाउसिंग। पिछले महीने लंच पर उसने पुणे के पास एक नई सीनियर लिविंग कम्युनिटी का जिक्र किया था। दिवाली के अगले दिन की शुभकामनाएं, उसने अपनापन से कहा। खाना कैसा रहा? काफ़ी सिखाने वाला, मैंने कहा। सुनीता, वो जगह याद है, सिल्वर लीफ रेजिडेंस? बहुत सुंदर है, क्यों? आज ही देखना चाहती हूँ। 2 घंटे बाद वो मुझे लेने आ गई। सिल्वर लीफ एक लो राइज कॉम्प्लेक्स था, ईंट, कांच और हरे भरे आंगन। नर्सिंग होम जैसा बिल्कुल नहीं, ज़्यादा एक अपस्केल अपार्टमेंट जैसा। 3री मंजिल पर 2 बेडरूम का फ्लैट दिखाया गया। खिड़कियों से नदी और शहर दोनों दिखते थे। आधुनिक किचन, बड़ा लिविंग रूम और मेहमानों के लिए दूसरा कमरा। हालांकि मुझे शक था कि ज़्यादा मेहमान आएंगे नहीं। यहाँ की कम्युनिटी बहुत एक्टिव है, सुनीता बता रही थी। बुक क्लब, आर्ट क्लासेस, फिटनेस सेशन, मूवी नाइट्स और ट्रिप्स, लोनावला, नासिक, कभी कभी दिल्ली तक। मैं खिड़की के पास उस शहर को देख रही थी जहाँ मैंने पूरी जिंदगी बिताई थी। कितना? मैंने पूछा। उसने बताया। रकम बड़ी थी, लेकिन घर बेचने पर मुमकिन। लोन तो कब का चुका था, अनिल ने हमेशा ध्यान रखा था। मैं ले लूंगी, मैंने कहा। सोचना नहीं चाहेंगी? राधिका और किमाया से बात? नहीं, मैंने उसकी तरफ देखकर कहा। न सोचना है, न उनसे बात करनी है। कब शिफ्ट कर सकती हूँ? वेटिंग लिस्ट थी, लेकिन सुनीता ने फ़ोन निकाल लिया। देखती हूँ क्या हो सकता है। शाम तक मेरे पास मूव इन डेट आ गई, 15 जनवरी। पक्का है? उसने बाहर आकर पूछा। जिंदगी में कभी इतना पक्का नहीं थी, मैंने कहा। सोमवार को मैंने एडवोकेट आदित्य मेहता को फ़ोन किया, जिन्होंने 5 साल पहले अनिल की वसीयत तैयार की थी। मुझे अपनी वसीयत बदलनी है, मैंने साफ कहा। उन्होंने फाइल खोली। किस तरह का बदलाव? मैंने सब बता दिया। पोते पोतियों के लिए ट्रस्ट, बेटियों के लिए कुछ नहीं, बाकी पैसा चैरिटी। उन्होंने एक पल रुककर पूछा, आप पूरी तरह निश्चित हैं? बिल्कुल, मैंने कहा। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी मौत का इंतजार करे। आदित्य ने सिर हिलाया। समझ गया, हम नए कागजात तैयार करेंगे। ये सब कुछ ठीक से करने में कुछ हफ्ते लगेंगे, उन्होंने कहा। ठीक है, मैंने जवाब दिया। लेकिन आदित्य, इसका जिक्र किसी से नहीं होना चाहिए, न मेरी बेटियों से, न उनके पतियों से, किसी से भी नहीं। एडवोकेट क्लाइंट गोपनीयता, उन्होंने भरोसा दिलाया। और मैं आपको एक रिवोकेबल लिविंग ट्रस्ट की भी सलाह दूंगा। इससे कोर्ट की प्रक्रिया से बचाव होगा और आपके रहते पूरा नियंत्रण आपके हाथ में रहेगा। अगले 2 घंटे हम हर बारीकी में गए। बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी पेपर्स, निवेश के स्टेटमेंट्स। अनिल की मौत के वक्त भी मैं व्यवस्थित थी और उसके बाद भी रही। हर चीज़ दर्ज थी, फाइलों में, आसानी से मिलने वाली। आदित्य के ऑफिस से निकलते वक्त मुझे कई सालों बाद हल्कापन महसूस हो रहा था। उसी हफ्ते मैंने अपनी पुरानी कंपनी के एक रियल एस्टेट एजेंट को फ़ोन किया, मयंक शर्मा। जवान, महत्वाकांक्षी और तेज़। जब उसने लाइसेंस लिया था तब मैंने ही उसे गाइड किया था। डॉट मैडम, कैसी हैं आप? फ़ोन पर उसकी आवाज़ गूंजी। मैं तो आपको कॉल ही करने वाला था। मेरे पास एक डेवलपर क्लाइंट है जो आपके इलाके में प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है। दिलचस्प है, मैंने कहा, क्योंकि मैं बेचने का सोच रही हूँ। क्या? मयंक लगभग चौंक पड़ा। वो मेन रोड वाला 4 बेडरूम वाला घर?
मजाक नहीं कर रही हूं, मैंने कहा। मैं शहर के बाहर एक सीनियर लिविंग कम्युनिटी में शिफ्ट हो रही हूं। 4 बेडरूम अब नहीं चाहिए। कब लिस्ट करना चाहती हैं? 1 जनवरी, और मैं जनवरी के बीच तक वहां से निकल जाना चाहती हूं। मयंक एक पल चुप रहा। इतनी जल्दी? मैडम, छुट्टियों के बाद मार्केट आमतौर पर थोड़ा स्लो होता है। मुझे परवाह नहीं है, मैंने कहा। मुझे ये काम पूरा चाहिए। आपकी बेटियां इस फैसले में साथ हैं? मेरा घर, मेरा फैसला, मैंने साफ कहा। आप कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकता हूं, उसने कहा। इस हफ्ते वॉक थ्रू कर लूंगा, कंपेरेबल्स निकालेंगे, प्राइसिंग डिस्कस करेंगे। वो गुरुवार को आया। हर कमरे में घूमा, नोट्स लिए, माप लिए, तस्वीरें खींची। फिर हम उसी किचन टेबल पर बैठे जहां उसने सारे नंबर सामने रखे। मार्केट अच्छा था, बहुत अच्छा। हम इसे लगभग 4,95,00,000 में लिस्ट कर सकते हैं। इस प्राइस पर जल्दी बिक जाएगा। हो सकता है 1 से ज्यादा ऑफर भी आए। कर दीजिए, मैंने कहा। आप सच में राधिका और किमाया से बात नहीं करना चाहेंगी? हर कोई यही पूछ रहा था। नहीं, मैंने कहा। ये उनका फैसला नहीं है, ये मेरा है। उसी गुरुवार को दिवाली की दावत हुई थी। ठीक 1 हफ्ते बाद अगले गुरुवार तक मैं नया अपार्टमेंट तय कर चुकी थी, अपनी वसीयत बदल चुकी थी और घर बाजार में डाल चुकी थी। उस 67 साल की औरत के लिए बुरा नहीं जो सपोजिडली बस मरने का इंतजार कर रही थी। मुश्किल हिस्सा अगले 6 हफ्ते थे, सब कुछ सामान्य दिखाने का नाटक करना। राधिका ने 2 बार फोन किया, किमाया ने 1 बार। छोटी छोटी बातें। तबीयत कैसी है? ठीक हूं। नए साल की क्या योजना है? अभी तय नहीं। किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। किमाया ने बताया कि उसकी कार में कुछ गड़बड़ है। पहले ऐसे इशारों पर मैं मदद की पेशकश कर देती थी, पैसे, चेकबुक लेकर पहुंच जाना। इस बार मैंने सिर्फ कहा, यह तो मुश्किल है, उम्मीद है जल्दी ठीक हो जाएगा। उस तरफ एक पल की चुप्पी। हाँ, मैं भी। राधिका ने बच्चों की तस्वीरें भेजीं। एमा ऑनर रोल में आई थी। रोहन की फुटबॉल टीम ने टूर्नामेंट जीता था। सुनीता का पहला दांत गिरा था। मैंने दिल वाले इमोजी और बधाइयां भेजी। बस उतना ही। उन हफ्तों में मैंने 30 साल की जमा जिंदगी छांटी। राधिका और किमाया के कमरों में बचपन की चीजें भरी थीं। रिपोर्ट कार्ड, ट्रॉफियां, डांस कॉस्ट्यूम्स, सब ध्यान से पैक किया, उनके नाम लिखे और गैराज में रख दिया। बाकी घर को मैंने 3 हिस्सों में बांटा। रखना, दान, कचरा। ज्यादातर दान। वो फर्नीचर जिसे बेटियां सालों से पसंद करती थीं लेकिन कभी ले गई नहीं। मेरी माँ की क्रॉकरी, किताबें, कपड़े, एक ऐसी जिंदगी के जो अब मैं नहीं जी रही थी। सुनीता ने मुझे एक एस्टेट सेल कंपनी ढूंढने में मदद की। नए साल के बाद वो आएंगे, जो मैं साथ नहीं ले जा रही, सब बिकेगा, पैसे चैरिटी को जाएंगे। एक और बात जो मेरी बेटियों को अभी नहीं पता होनी थी। मैंने अनिल की अस्थियां रखीं, नक्काशीदार लकड़ी के डिब्बे में मेरी ड्रेसिंग टेबल पर। 5 साल से मैं उन्हें समुद्र के किनारे नहीं ले जा पाई थी जैसे वो चाहता था। अब लगा शायद उन्हें अपने साथ सिल्वर लीफ ले जाऊं। मैंने फोटो एल्बम रखे, कागज वाले भी और डिजिटल फाइल्स में सेव की हुई भी। मेरी जिंदगी, मेरी यादें। मैंने अपनी दादी की सगाई की अंगूठी रखी जो अनिल ने उनकी मौत के बाद मुझे दी थी। इसलिए नहीं कि राधिका या किमाया चाहती थीं, उन्हें वो पुरानी और बेकार लगती थी, बल्कि इसलिए कि वो मुझे दादी की याद दिलाती थी। उन्होंने एक बार कहा था, खुद को अदृश्य मत बनने देना, किसी को तुम्हें छोटा मत करने देना। मैं वो सलाह कहीं भूल गई थी, अब याद आ रही थी। दिसंबर आया, घर अब भी बाजार में था। मयंक ने कहा शोइंग्स हो रही हैं, ऑफर अभी नहीं आए। उसे चिंता नहीं थी, जनवरी में चीजें तेज होंगी। इस साल नए साल की छोटी दावत किमाया के फ्लैट में थी, सिर्फ नज़दीकी परिवार। मैंने सबके लिए तोहफे लिए, वो पैसे खर्च किए जो अब ज्यादा दिन मेरे पास नहीं रहने वाले थे, और उसके पुराने सोफे पर बैठकर बच्चों को गिफ्ट खोलते देखा। एमा, राधिका की बड़ी बेटी, मेरे पास आकर बैठी। दादी, आप मेरे विंटर कॉन्सर्ट में आएंगी? कब है? 12 जनवरी, मेरा सोलो है। मैं आऊंगी, मैंने कहा। वो मेरे शिफ्ट होने से 2 दिन पहले था, हो सकता था। किचन में राधिका और किमाया थीं। छोटी बेटी की आवाज लिविंग रूम तक आई। उसकी कार देखी, मफलर बस लटका हुआ है। राधिका ने धीरे से कहा, मां से नहीं पूछ सकती? पिछले हफ्ते इशारा किया था, उसने बिल्कुल मना कर दिया। अजीब है, वो तो खुद ही ऑफर करती थी, है ना? किमाया बोली।
शायद अब सच में सीनाइल हो रही हैं। मैंने ड्रिंक की चुस्की ली और चेहरे पर हल्की मुस्कान बनाए रखी, सोनीता को गुड़िया दिखाते देखते हुए। जाते वक्त राधिका मुझे कार तक छोड़ने आई। माँ, सब ठीक है, आप बदली बदली लग रही हैं। मैंने उसे देखा। वो थकी हुई थीं, आंखों के पास लकीरें गहरी थीं, बालों की जड़ें दिख रही थीं। उसकी जिंदगी मुश्किल थी, मुझे पता था। मेडिकल बिल्स, पति की लंबी शिफ्ट्स, बच्चों की ज़रूरतें। लेकिन मेरी जिंदगी भी आसान नहीं थी और मैंने कभी किसी के मरने का इंतज़ार नहीं किया। मैं ठीक हूं, मैंने कहा, बस थक गई हूं, साल लंबा था। उसने मुझे गले लगाया। लव यू माँ। लव यू भी, मैंने कहा, और सच में कहा। मैं उनसे प्यार करती थी, बस अब प्यार काफ़ी नहीं था। जनवरी तेजी से आ गई। 3 जनवरी को मयंक का फ़ोन आया। ऑफ़र मिल गया है, फुल प्राइस, कैश खरीदार, 3 हफ्ते में क्लोज़ करना चाहता है। ले लो, मैंने तुरंत कहा। काउंटर नहीं? ज़्यादा मांगे? नहीं, काम ख़त्म चाहिए। क्लोजिंग 24 जनवरी को तय हुई, मेरे सिल्वर लीफ में शिफ्ट होने के 9 दिन बाद। एकदम सही। एस्टेट सेल 8 और 9 जनवरी को थी। जो नहीं ले जा रही सब बिकेगा। गैराज में राधिका और किमाया के लिए रखे बॉक्स वो मैं 1 हफ्ता पहले उनके घर भिजवा दूंगी। 12 जनवरी को मैं एमा के कॉन्सर्ट में गई। उसने वायलिन पर शानदार सोलो बजाया। मेरी आंखें भर आईं। बहुत अच्छा था, मैंने कहा। आप मेरे स्प्रिंग कॉन्सर्ट में भी आएंगी? देखेंगे, मैंने कहा। राधिका ने डिनर के लिए रोका। माँ रुक जाइए, पिज़्ज़ा मंगवा रहे हैं। आज नहीं बेटा, कुछ प्लान है। प्लान? बस प्लान, मैंने कहा और निकल गई। 15 जनवरी ठंडी धूसर सुबह लेकर आई, सर्दियों जैसी। मूविंग ट्रक 8 बजे आ गया। प्रोफेशनल लोग थे। जो फर्नीचर रख रही थी, जो बॉक्स पैक किए थे, सब लोड हो गया। 9 बजे राधिका की कार आई। उसने ट्रक को देखा। माँ, ये क्या हो रहा है? मैं शिफ्ट हो रही हूं, मैंने कहा। सिल्वर लीफ, सीनियर लिविंग कम्युनिटी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आप बीमार हैं? नहीं, मैंने कहा, बस बदलाव चाहिए। किमाया की कार पीछे आकर रुकी। ये सब क्या है? आप घर बेच रही हैं? बेच चुकी हूं, मैंने शांत स्वर में कहा। अगले हफ्ते क्लोजिंग है। दोनों फुटपाथ पर खड़ी मुझे घूर रही थीं। बिना बताए? ये हमारा घर है। नहीं, मैंने कहा, ये मेरा और तुम्हारे पिता का था, अब सिर्फ मेरा था और मैंने बेच दिया। तो अब दिवाली कहाँ होगी? राधिका ने पूछा। अपने अपने घरों में, मैंने कहा। आप हमसे बात किए बिना ऐसा नहीं कर सकती, किमाया बोली। ये मुझे प्रभावित करता है, मैंने कहा। मैं यहां रहती हूं, बिल मैं भरती हूं। मूविंग सुपरवाइजर पास आया। डॉट मैडम, सब तैयार है। मैं पहुंचती हूं, मैंने कहा। ट्रक निकल जाने के बाद मैं बेटियों की ओर मुड़ी। आप सच में कर रही हैं? हाँ। क्यों? मैंने सच कहा। दिवाली के दिन मैं जल्दी आई थी। मैंने पार्किंग में तुम दोनों को सुना था, मेरी मौत का हिसाब लगाते हुए। राधिका का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। किमाया लाल हो गई। माँ, तुमने सोचा था, मैंने कहा, और अब मैं इंतज़ार नहीं करूंगी। ये ठीक नहीं है, किमाया ने कहा, लेकिन उसके शब्दों में आग नहीं थी। शायद नहीं, मैंने मान लिया, लेकिन अब हो चुका है। घर बिक चुका है, मैं शिफ्ट हो रही हूं और मैंने अपनी वसीयत भी बदल दी है। इस बात ने दोनों को झकझोर दिया। वसीयत? राधिका की आवाज़ कांप गई। मैंने एमा, रोहन और सुनीता के लिए ट्रस्ट फंड बना दिए हैं। उन्हें पैसा 25 साल की उम्र में मिलेगा और बाकी रकम चैरिटी जाएगी। सन्नाटा, पूरा ऐसा सन्नाटा जो ठंडी जनवरी की सुबह में कानों के भीतर बजता रहता है। फिर किमाया फट पड़ी। आप ऐसा नहीं कर सकती, ये हमारा हक है। पापा कभी... बस, मैंने तेज कहा। तुम्हें मत बताओ कि तुम्हारे पिता क्या चाहते। तुम्हारे पिता तुम दोनों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना भी सिखाया था। वो नहीं चाहते थे कि तुम मेरी मौत के दिन गिनो। हम नहीं गिन रहे थे, राधिका ने कहना शुरू किया, फिर रुक गई, क्योंकि हम तीनों जानते थे कि वो झूठ है। मुझे जाना है, मैंने कहा। मूवर्स इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे बचपन का सामान गैराज में है, बॉक्स में है, जब चाहो ले जाना। मैं अपनी कार की तरफ बढ़ी। राधिका अब रो रही थी। बिना आवाज के आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। किमाया वहीं खड़ी थी, दोनों हाथों की मुट्ठियां भींची हुई। माँ प्लीज, राधिका बोली, क्या हम बात कर सकते हैं? मैं रुक गई।
हाथ कार के दरवाजे पर था। ज़रूर, मैंने कहा। अगले हफ्ते कॉल करना जब तुम्हें सोचने का समय मिल जाए। क्या आप मन बदलेंगी? कि माया ने वसीयत के बारे में पूछा। मैंने अपनी छोटी बेटी को देखा। पता नहीं, मैंने कहा। शायद अगर तुम मुझे दिखा सको कि तुम मुझे सिर्फ अपने बैंक बैलेंस के लिए नहीं चाहती। मैंने मेपल स्ट्रीट को आखिरी बार छोड़ा। रियर व्यू मिरर में घर धीरे धीरे छोटा होता गया, फिर एक मोड़ पर पूरी तरह गायब हो गया। सिल्वर लीफ वैसा ही था जैसा सुनीता ने कहा था। जब तक मैं पहुंची, मूवर्स फर्नीचर सजा चुके थे। मेरा 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट धूसर दिन के बावजूद धूप से भरा था। फ्लोर टू सीलिंग खिड़कियां जितनी रोशनी शहर दे सकता था, सब अंदर खींच रही थीं। अगले कुछ दिनों में मैंने सामान खोला, किताबें शेल्फ पर लगाईं, तस्वीरें दीवारों पर टांगी, रसोई सेट की। हालांकि ज़्यादातर खाना नीचे डाइनिंग में ही होना था। मैंने अनिल की अस्थियां ड्रेसिंग टेबल पर रखीं, हमारे शादी वाले फ़ोटो के फ्रेम के पास। हमने अच्छा किया अनिल, 2 बेटियां पालीं, एक जिंदगी बनाई, एक दूसरे से प्यार किया। लेकिन अब आगे का हिस्सा सिर्फ मेरे लिए है। पहले हफ्ते मैं नए रहने वालों की वेलकम मीटिंग में गई, पड़ोसियों से मिली। मैं दक्षिणी हूं, मैंने कहा, लेकिन सब मुझे डॉट ही बुलाते हैं। मार्गरेट थी रिटायर्ड टीचर, रॉबर्ट पहले कॉन्ट्रैक्टर रहे, लिंडा जिनके पति उसी साल गए थे जिस साल अनिल। कॉमन रूम में कॉफ़ी के साथ लिंडा ने पूछा, कैसा लग रहा है? अजीब है, मैंने सच कहा, लेकिन अच्छा अजीब। मेरे साथ भी यही था, लिंडा मुस्कुराई, जैसे मुझे फिर से सिर्फ मैं होने की इजाज़त मिल गई हो। किसी की पत्नी नहीं, किसी की माँ नहीं, बस मैं बुक क्लब में शामिल हुई, वाटर कलर क्लास के लिए नाम लिखवाया, मूवी नाइट में गई, एक क्लासिक फिल्म देखी जिसे सालों से देखना चाहती थी, पर वक्त नहीं मिला था। चौथे दिन राधिका का फ़ोन आया। माँ, क्या हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल, मैंने कहा। वो उसी शाम आई। मैंने चाय बनाई और हम नए लिविंग रूम में बैठे। खिड़की के बाहर नदी और पुल दिख रहे थे। मुझे माफ़ कर दो माँ, जो मैंने कहा, जो हमने कहा, बहुत क्रूर था और सच भी। मैंने धीरे से कहा, नहीं, वो सच नहीं था, वो डर था। राधिका की आंखें भीग गईं। मैं बहुत समय से डर रही थी माँ, पैसों को लेकर, बच्चों के लिए हम काफ़ी कर पा रहे हैं या नहीं, रोहन और मैं इस मुश्किल दौर से निकल पाएंगे या नहीं, और मैंने वो सब आप पर निकाल दिया। मैंने आपको अपनी समस्या का हल बना लिया, अपने मुद्दों का सामना करने की जगह। मैं चाय की चुस्की लेती रही, चुप। मुझे नहीं पता मैं इसे ठीक कर पाऊंगी या नहीं, राधिका बोली। मुझे नहीं पता आप मुझे कभी माफ़ करेंगी या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करना चाहती हूँ। पैसों के लिए नहीं, हमारे लिए। कि माया का क्या? मैंने पूछा। राधिका ने सिर हिलाया। वो अब भी गुस्से में है, कहती है आपने धोखा दिया। वो अभी कुछ सुनने को तैयार नहीं। ये उसकी पसंद है, मैंने कहा। आप सच में सब चैरिटी को दे रही हैं? सब नहीं, मैंने कहा। बच्चों का ध्यान रखा है, लेकिन हाँ, ज़्यादातर। राधिका धीमे से बोली, मुझे लगता है ये अच्छा है, आपको यही करना चाहिए। सच? हाँ। उसने मेरी आंखों में देखा। आप सही थीं, हम आपको ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे आप पहले ही चली गई हों, और वो गलत था। आप बेहतर की हकदार थीं। हम 2 घंटे और बात करते रहे। उसकी शादी, बच्चों की ज़रूरतें, वो कर्ज जो उसने दूसरों की बराबरी करने के चक्कर में कर लिया था, और वो थेरेपी जो उसने आखिर शुरू की थी अपनी चिंता संभालने के लिए। जाते वक्त उसने दरवाजे पर मुझे कसकर गले लगाया। आई लव यू माँ, और मैं साबित करूंगी, शब्दों से नहीं, काम से। मुझे वही चाहिए, मैंने कहा। कि माया ने कभी कॉल नहीं किया। राधिका से पता चला कि उसे नौकरी बदलकर बैंगलोर जाना पड़ा, नया स्टार्ट, जैसा वो कह रही थी। मार्च में मेरे जन्मदिन पर उसका एक मैसेज आया, हैप्पी बर्थडे माँ। कोई इमोजी नहीं, कोई आगे बात नहीं। मैंने जवाब दिया, थैंक यू, उम्मीद है बैंगलोर तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। बस। एमा महीने में 2 बार मिलने आने लगी।
कभी कभी डिनर तक रुकती। स्कूल की बातें, लड़कों की बातें, दोस्त। उसे मेरे फ्लैट का व्यू बहुत पसंद। दादी, ये कितना कूल है, उसने तीसरी बार आकर कहा। आप यहाँ से सारे पुल देख सकती हो। हाँ, ठीक ठाक है। आप खुश हो यहाँ? मैंने सोचा, हाँ, सच में। रोहन भी कभी कभी आता, 13 साल का, थोड़ा झिझकता हुआ लेकिन कोशिश करता। सोनीता अभी छोटी थी, अकेले नहीं आ सकती थी, तो राधिका जब आती उसे साथ लाती। मैं एमा के स्प्रिंग कॉन्सर्ट में गई, उसकी समर रिसाइटल में भी। रोहन की टीम जब चैंपियनशिप में पहुंची तो मैंने वीडियो कॉल पर उसे देखा। राधिका ने बताया कि सोनीता को ड्राइंग पसंद है, तो मैंने उसे आर्ट सप्लाइज भेजे। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी भी जी रही थी। मैं सिल्वर लीफ के साथ समुद्र किनारे की ट्रिप पर गई और आखिर अनिल की अस्थियां वहीं विसर्जित कर दी। लिंडा और मार्गरेट मेरे साथ थीं, मेरा हाथ थामे हुए। मैंने वाटर कलर बनाना सीखा, बुरी तरह लेकिन पूरे जोश से। पहले 6 महीनों में मैंने 47 किताबें पढ़ डालीं। नए दोस्त बने, कॉफ़ी डेट्स, मूवी नाइट्स और लंबी बातचीत, कभी सब कुछ पर, कभी कुछ भी नहीं पर। हर बुधवार सुबह मैं फूड बैंक में वॉलंटियर करती, डिब्बे पैक करना, दान झांटना। मैं बिजी थी, मैं जुड़ी हुई थी, मैं जिंदा थी। सिल्वर लीफ में शिफ्ट हुए 1 साल बाद राधिका ने मुझे अपनी दावत पर बुलाया। बस हम, उसने कहा, आप, मैं, रोहन और बच्चे। छोटा, सिंपल। मैं गई। खाना परफेक्ट नहीं था, भरवा सब्जी थोड़ी सूखी थी, मैश्ड आलू गुठलीदार, लेकिन साथ कई सालों बाद सबसे अच्छा था। राधिका और मैं साथ में बर्तन धो रहे थे। रोहन बच्चों के साथ लिविंग रूम में पजल करवा रहा था। मैंने पिछले हफ्ते किमाया से बात की, राधिका ने पॉट घिसते हुए कहा। उसने आपके बारे में पूछा। ये प्रोग्रेस है, मैंने कहा। वो अभी खुद से संपर्क करने को तैयार नहीं है, लेकिन सोच रही है। उसे कहना जब वो तैयार हो, मैं यहीं हूं। खाने के बाद एमा मुझे एक तरफ ले गई। दादी, मैं कुछ पूछूं? पूछो बेटा। मम्मी ने ट्रस्ट फंड के बारे में बताया, मेरे, रोहन और सोनीता के लिए। बताया? एमा ने सिर हिलाया। कहा वो हमारा पैसा है 25 के बाद और वो छू नहीं सकती, कि आप चाहती थी हमारे पास कुछ ऐसा हो जो सिर्फ हमारा हो। बिल्कुल। थैंक यू, एमा ने गंभीर आंखों से कहा। लेकिन उससे भी ज्यादा थैंक यू, आपने मुझे एक बात सिखाई। क्या? कि खुद को चुनना ठीक है, कि अपनी जिंदगी जीने के लिए किसी की परमिशन का इंतजार नहीं करना पड़ता। मैंने अपनी पोती को कसकर गले लगाया। ये छोटी सी लड़की जो अपनी माँ से आधी उम्र में भी ज्यादा समझदार लग रही थी। उस रात सिल्वर लीफ लौटते हुए मैं राधिका के उस गैराज वाले पल के बारे में सोचती रही, जब मैंने वो बात सुनी थी और सब कुछ बदल गया था। मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था, न सिल्वर लीफ शिफ्ट होने पर, न वसीयत पर, किसी पर भी नहीं। क्योंकि मैंने एक बात सीख ली थी, आप कभी भी नई शुरुआत के लिए बहुत बूढ़े नहीं होते। आप कभी भी खुद को चुनने के लिए बहुत देर नहीं करते, और अकेले होना हमेशा अकेलापन नहीं होता। मैं सिल्वर लीफ की पार्टिंग में पहुंची, लिफ्ट से 3री मंजिल पर आई। मेरा अपार्टमेंट गर्म और अपनापन देने वाला था। खिड़कियों के पार शहर की रोशनियां चमक रही थीं। मैंने अपने लिए चाय बनाई और उन बड़ी खिड़कियों के पास खड़े होकर पुलों, नदी और अपनी बनाई हुई जिंदगी को देखा। 67 की उम्र में पति खोने के बाद और ये जानने के बाद कि मेरी बेटियां मेरी मौत का इंतजार कर रही थीं, मुझे कुछ ऐसा मिला जिसका खोना मुझे पता ही नहीं था। मुझे मैं खुद फिर से मिल गई और चाय की चुस्की लेते हुए मैंने सोचा, यही किसी भी विरासत से ज्यादा कीमती है।